हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्मर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। कंटिन्यू करेंगे हम लोग इस चैप्टर को। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो जो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो अपनी खुद की एक असेंबली बना लेते हैं, जिसे वो लोग बोलते हैं नेशनल असेंबली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो एक अपनी खुद की असेंबली जाके बना देते हैं, कहते हैं कि हम लोग राजा की और फर्स्ट सेकंड स्टेट की बात नहीं मानेंगे, हम लोग अपनी मर्ज़ी खुद चलाएंगे। तो उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1791 में बनाकर तैयार कर दिया था। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। तो उनका जो मेन एम था, जो चाहते थे वो चीज़ वो ये थी कि जो राजा है उसकी थोड़ी पावर्स कम कर दी जाएँ। These power instead of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. Figure 7 explains how the new political system worked. तो क्या वो लोग चाहते थे कि एक ही किंग के हाथ में ना देकर वो पावर 3 अलग अलग चीज़ों को दे दें, यानी कि 3 अलग अलग बॉडीज़ को दे दें, जिन्हें वो कहेंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. तो 1791 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें क्या हुआ था कि 1791 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें वो इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे थे, यानी कि वो कुछ लोगों को इलेक्ट करेंगे जो कि आगे जाकर दूसरे लोगों को इलेक्ट करने वाले थे। That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly। तो वो कुछ लोगों को इलेक्ट किया करते थे और वो आगे जाके दूसरे लोगों को इलेक्ट करते थे। Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who had paid taxes equal to 3 days of a laborer's wages were given the status of active citizen. That is, they were entitled to vote। तो क्या होता था कि सब लोगों को वहाँ पर वोट करने का अधिकार नहीं था। जो लोग 25 साल से ऊपर थे सिर्फ वही वोट कर सकते थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज अ पैसिव सिटीजन्स। तो बाकी जो लोग अमीर नहीं थे, यानी कि जो लोग गरीब थे या मिडिल क्लास थे, जिनके पास पैसा नहीं था, औरतें थी, 25 साल से कम के लोग थे, वो लोगों को पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में डाल दिया गया था। जो क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। तो एक इलेक्टर बनने के लिए, एक वोट डालने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए। The Constitution began with a declaration of rights of man and citizens. Rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect every citizen's natural rights. तो क्या होता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत हुई थी वो थी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो लोगों के अधिकार के बारे में उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने में लिखा हुआ था। तो उसमें क्या था कि लोगों की ज़िंदगी का राइट था। आप जो बोलना चाहते हो आप वो बोल सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो, आप सभी लोग इक्वल हो। तो इस तरीके के कुछ लॉज वहाँ पे लिखे हुए थे। और क्या करना था, जो भी स्टेट था उसकी ही ये जिम्मेदारी होगी कि वो हर इंसान के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स। द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th century could not read or write। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उस टाइम पे पढ़ नहीं सकते थे। So images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. The painting by Le Barbier uses many such symbols to convey the content of Declaration of Right. Let us try to read these symbols। तो क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि पढ़ नहीं पाते थे, तो ऐसे कुछ सिम्बल्स और कुछ इमेजेस बनाई गई थी जिनकी हेल्प से उन लोगों को कई सारी चीज़ें समझ में आ जाती थी। द ब्रोकन चेन, तो एक टूटी हुई चेन, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो चेन है ये टूटी हुई है यहाँ से। चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। इस टूटी हुई चेन का मतलब ये है कि लोग आज़ाद हो गए हैं।
बंडल ऑफ रॉड और पीसेस। तो ये अभी हम लोगों ने देखा एक रॉड है, अब यहाँ पर हम लोगों को दिखाया गया है कि यहाँ पे कई सारी रॉड्स हैं। यहाँ पर वन रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर चेन, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, एकता में ही बल है, तो उसी तरीके से एक जो रॉड होती है वो तोड़ी जा सकती है, लेकिन एक साथ अगर हम लोग 7-8 रॉड्स को इकट्ठा कर लेंगे तो वो आसानी से टूटेंगी नहीं। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जो ट्राइंगल में जो आँख बनी हुई है ना, इसका मतलब ये है जानकारी, नॉलेज। आपकी अगर आपकी जानकारी ज़्यादा होगी तो आपकी हक को, आपकी राइट्स को कोई नहीं छीन सकता। स्केपचर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, तो ये ज़्यादातर राजा की पावर दिखाने के लिए यूज़ होता था। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाया गया है एक रिंग, उसमें क्या होता है रिंग में कि एक रिंग का ना कहीं से शुरुआत होती है और ना ही कोई एंड होता है। जैसे एक लाइन होती है हमारी, उसमें हम लोगों को ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, अब ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन जो एक रिंग होती है, ना ही उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। रेड फ्रीजन कैप, कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। तो ये जो लाल रंग की टोपी है ना, ये तब तो वो लोग पहनते थे जो कि आज़ाद हो जाते थे। ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। तो ब्लू वाइट रेड जो कलर्स हैं वो फ्रांस के नेशनल कलर हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। द विंग वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड आर इक्वल बिफोर लॉ। तो इन दोनों ही सिम्बल्स का मतलब ये है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। द सिचुएशन ऑफ फ्रांस कंटिन्यूड टू टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। तो जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो दिन पर दिन बेकार होती जा रही थी। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. Rulers of the other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to strengthen troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. तो जो फ्रांस में था वो उसी तरीके से चलती रही थी टेंशन। तो लुई 16 ने क्या किया, उन्होंने जो नेशनल असेंबली का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो साइन कर लिया, लेकिन जो प्रशिया के किंग थे उनके साथ उन्होंने लड़ाई करने के लिए एक सीक्रेट मिशन में साइन कर दिया। जो दूसरे रूलर्स थे दूसरी कंट्रीज़ के, अब उन्हें हो रही थी टेंशन फ्रांस की कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो इनका डेवलपमेंट कैसे होगा। और कुछ तो ऐसे राजा थे दूसरे देशों के जो सोच रहे थे कि वो वहाँ पे अपनी आर्मी भेज के हमला कर देंगे। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट Prussia and Austria. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against king and aristocracies all over Europe. तो अब इतने में जो राजा थे वो नेशनल असेंबली के ख़िलाफ़ कुछ कर पाते इतनों में, तो उन्होंने वोट कर दिया और प्रशिया और ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ एक वॉर भी डिक्लेयर कर दी। बहुत सारे लोगों ने, कम से कम 1000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और लोग आसपास की कंट्रीज़ के जो लोग थे, देशों के लोग थे, वो उसे मान रहे थे मिडिल क्लास लोगों की और राजा में लड़ाई। Among the patriotic song they sang was the Marseillaise, composed the poet Roger de Lisle. It was sung for the first time by the volunteers of the Marseillaise as they marched into Paris, so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. तो अब ये नेशनल एंथम बन चुकी है फ्रांस की। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स बिकम ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल व्हाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। तो जहाँ पर आदमी जो थे वो लड़ाई लड़ रहे थे, इतने में औरतों को घर छोड़ दिया गया था ताकि वो पैसे कमा सकें और अपने घर की देखभाल कर सकें। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society. तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इस लड़ाई को कंटिन्यू करें जब तक उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिल जाता। Political clubs became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan to form of action. तो ऐसी
बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बन चुके थे जिनमें वो लोग डिस्कस किया करते थे पॉलिटिक्स के बारे में. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स विच गॉट इट नेम फ्रॉम द convent of Saint Jacob in Paris. Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of chapter will tell you more about the activities and demands. तो जिस तरीके से आदमियों ने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बना लिए थे उन्हीं में एक फेमस था जैकोबिन्स क्लब. उसी तरीके से औरतों ने भी अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए. द मेम्बर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो जो जैकोबिन क्लब था उसमें जो लोग थे वो ज़्यादातर गरीब लोग थे. They included small shopkeepers, artisans such as shoemaker, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wages worker. Their leader was Maximilian Robespierre. तो वहाँ की जो जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर थे वो ज़्यादातर गरीब लोग थे, जैसे कि किसान थे और भी छोटे मोटे आर्टिस्ट थे. तो उनके जो लीडर थे जैकोबिन्स क्लब के वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्फियर. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of the society, especially nobles who wore knee breeches. तो क्या होता था, उन्होंने अपनी एक ऐसी ड्रेस बनाई जैसे कि एक पजामा है तो उसमें उन्होंने धारियों वाला जैसे कि लाइंस का पजामा होता है उन्होंने वो पहनना शुरू कर दिया. और उन्होंने नी ब्रीचेस यानी कि पहले के टाइम में क्या करते थे वो लोग घुटनों में भी ज्वेलरीज वगैरह पहना करते थे, तो उन्होंने वो भी नहीं पहने ताकि वो दिखा सकें कि वो अमीर लोगों की तरह नहीं है, वो तो बिल्कुल सीधे साधे सिंपल हैं. ये पहना हुआ इन लोगों ने धारियों वाला पजामा इस तरीके से लाइंस का. अ सैंस कुलोट्स कपल यानी कि सैंस कुलोट्स का मतलब होता है जो लोग नी ब्रीचेस यानी कि अपने घुटनों पर जेवर नहीं पहनते. Was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins come to be known as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. तो इसका मतलब यही है sans-culottes का, जिन लोगों ने knee breeches नहीं पहनी. Sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, not allowed to do so. जिसे हम लोगों ने याद करो सिम्बल्स में पढ़ा था, जो कैप थी हमारी वो लोग उस कैप को पहना करते थे ये दिखाने के लिए कि वो फ्री हैं, वो किसी के नीचे काम नहीं कर रही हैं. औरतों को ये सब अलाउड नहीं होता था. इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान इन सर्केशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरिशंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ. ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guards and held the king himself as a hostage for several hours. Later the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote. तो अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों में ना फ्रांस में बड़ी अफरा तफरी मच गई कि खाने की प्राइस इतना बढ़ रहा है, खाने का कुछ है नहीं, इतनी ज़्यादा तंगी पड़ रही है खाने की, इतना प्राइस हर चीज़ बढ़ा रहे हैं ये. तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी लड़ाई अपनी जारी रखी. और फिर उन्होंने क्या किया कि एक नया रूल बनाया कि 21 ईयर्स से ऊपर जितने भी आदमी हैं उन्हें वोट करने का अधिकार है. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो नई असेंबली थी पहली वाली थी हमारी नेशनल असेंबली, और जो हमारी दूसरी असेंबली थी वो थी हमारी कन्वेंशन. दोनों में ही फ़र्क समझना ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. On 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic. तो 21 सितंबर 1792 में क्या हुआ, उन्होंने मोनार्की को हटा दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक यानी कि डेमोक्रेसी के रूप में उन्होंने उसे देखा. As you know, a republic is a form of government where the people elect their government including the head of the government. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किस तरीके की होती है एक रिपब्लिक गवर्नमेंट, जो कि अपने लीडर्स को खुद चुनती है. देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की. यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दे आर रिपब्लिक्स and investigate when and how they become so. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. Treason यानी कि होता है अपने देश के साथ गद्दारी करने के जुर्म में जो लुई 16 हैं उनको फांसी दे दी गई. On 21 January 1793 he was executed publicly at the Place de Honor. The Queen Marie Antoinette
मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। तो इसके बाद क्या हुआ, रानी साहिबा यानी कि मैरी जी को भी फांसी दे दी गई। तो अभी के लिए हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।